जैसा कि इस मान से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक आज का है डिस्कशन का, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ को कवर करना। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है। मैं एक स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का और उस हवाले से जो हम बातें यहाँ शेयर करेंगे वो हमारी उम्मीद है हमें कि वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुस्तफ़ीद होंगी और आप लोगों को इस्तेफ़ादा उससे हासिल कर सकेंगे। तो जो पहली हमारा टॉपिक का जो हमारे कुछ 4 इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हमने सवालात और पॉइंट्स जो हैं वो बनाए हैं, तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है? दूसरा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमिक टर्म्स में सस्टेनेबल ग्रोथ क्या चीज़ है? तीसरा है कि हम चाइना और बांग्लादेश जो एक इमर्जिंग इकॉनमी है, दूसरा एक बहुत ही डेवलप्ड इकॉनमी है, दोनों के ऊपर हम उस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अहमियत पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। तो जहाँ तक पहला पॉइंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती क्या है, तो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक ऐसी इनएविटेबल चीज़ है हमारे आजकल की इस दुनिया में, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो हमारे दुनिया को यकसर तब्दील कर चुका है। तो उसके लिए हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो डिस्कस करने वाली है इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, वो है कि हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन-कौन से हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मारूफ और नोन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तो डेमोक्रेसी है, जिस तरह के आप हम सब जानते हैं। और सबसे ज़्यादा ममालिक में राइट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ माफ़ कीजिएगा, इंटरप्शन हो गई थी। डेमोक्रेसी के अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जैसे डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है और जैसे इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी भी है। किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि इसको नाम दिया जाता है कि वो डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें राइट जो है एरिस्टोक्रेसी होती है। तो इसी तरह से हम जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिस्कस करने की वजह ये है कि तकरीबन 150 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त इन एनी फॉर्म इन सम फॉर्म और दी अदर डेमोक्रेसी राइट है, जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और इस तरह के और मुख्तलिफ इससे मिलते जुलते सिस्टम जो है वो राइट है। तो इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी के साथ ही लिंक करता है और कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी को अपने अंदर उसके साथ एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाकर उसको पेश किया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमारी चाइना की है। इसके अलावा सब सहारन अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जो एरिस्टोक्रेसी के साथ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाकर डेमोक्रेसी को रन करते हैं। और जैसे कि आप लोग समझते हो, अगर नहीं जो हमारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ हैं, कि एरिस्टोक्रेसी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द इंटेलेक्चुअल रन द गवर्नमेंट एंड द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो काबिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो, चाहे वो अदब हो, वो किसी भी तरह से एक अपना नुमाया मुकाम रखते हों और वो फिर अपना मुकाम रखने के हवाले से लोगों के अंदर इतने मारूफ हो चुके हों कि लोग उनको एज अ पॉलिटिकल लीडर उनको एक्सेप्ट कर लें और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो पॉलिटिकली वो एक किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए और वहाँ पर फैसले करें।
जैसे कि पाकिस्तान की सूरत में हमारी मिसाल हम बहुत आसानी से दे सकते हैं कि जैसे फाइनेंस हमारे जो एडवाइज़र हैं, फेडरल फाइनेंस एडवाइज़र जनाब हफीज़ शेख साहब, वो भी एक इसी तरह के हमारे एरिस्टोक्रेट हैं, एक तरह के सम फॉर्म ऑफ दी अदर, जिसमें उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी रही हैं, वाबस्तगी रही है, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। और उन्होंने आकर जो है यहाँ पर एज अ फाइनेंस एडवाइज़र रोल एक्सेप्ट किया, which is to replace the finance minister of the country, and he replaced the federal मिनिस्टर एंड उसका पोर्टफोलियो जो है वो भी। तो इसी तरह से हम स्टेट बैंक के दौर में को देखें और लोगों को देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और इसी तरह से वो अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने आप को जो है वो एक क्या कहते हैं अपना जो अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो हमारा जो डेमोक्रेटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि वो सिविक लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दें, उसके अलावा करप्शन जो है उसकी रोकथाम की जाए और इसके अलावा जो है वो उसमें क्या कहते हैं और भी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो इक़दाम हैं जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और इसके अलावा इन्वायरमेंटली लोगों के जो लिविंग कंडीशंस हैं उसको बेहतर बनाए। इसके अलावा जो रोज़गार के मौके लोगों के लिए पैदा करे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट के को लाने के लिए और उसको रन करने के लिए। तो हमारे पास जो एक मिसाल है वो है बांग्लादेश की। अगर हम ये देखें कि बांग्लादेश 1971 में जब वो पाकिस्तान से अलहदा होकर वजूद में आया तो उसकी क्या फॉर्म थी और एक तरह से देखा जाए तो वो एक बेसिकली पाकिस्तान का एक रूरल एरिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप था। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश वजूद में आया और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकली मोटिवेटेड कू जो थे, मिलिट्री कू उनको बर्दाश्त किया और वो एक वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया। और जब 1980 के बाद और 90s में अर्ली 90s में जब उन्होंने इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लिया और एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो वहाँ पर आ गई और एक तसलसल जमहूरियत का शुरू हुआ। तो वहाँ पर सबसे पहला जो इन्होंने जिस तरह से खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट आई, उसके बाद शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई, फिर खालिदा ज़िया दोबारा इलेक्ट हुए। तो इस तरह से जो इन्होंने एक जमहूरियत का तसलसल को जारी रखा और उसके बाद इन्होंने जो एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो पैदल पे इंट्रोड्यूस करवाते चले गए और उन्हीं के ऊपर काम करते चले गए। तो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर जो है उन्होंने बहुत इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स के ऊपर बहुत सफरिंग की। जिस तरह के उनके एक सबसे बड़ा इशू था कि वो सैलाब आते थे, डैम्स वगैरह नहीं बने हुए थे, वहाँ पर इकोनॉमिक जो एक तरक्की का वो था वो बहुत कम था और वहाँ के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, स्किल्ड लेबर नहीं था, स्किल्ड लेबर की कमी थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो बांग्लादेश ने बहुत सफ़र किया। लेकिन उसको उन्होंने अपनी जो इनकी लेबर फ़ोर्स थी, अनस्किल्ड लेबर फ़ोर्स, सबसे पहले तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि उसको स्किल्ड लेबर में तब्दील किया। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स, मुख्तलिफ एजुकेशंस के प्रोग्राम शुरू किए और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब तक उनका लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं होगा और पढ़ा लिखा नहीं होगा और इस काबिल नहीं होगा कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा कर सके। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत फोकस किया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उन्होंने एक
जो इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बांग्लादेश एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन एग्रेरियन इकोनॉमी से उन लोगों ने उसको इंडस्ट्री इंडस्ट्री की तरफ फोकस करके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बनाने की और लाने की कोशिश की। अब आपको जैसे जानते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट की जा रही है। कॉटन और मैन मेड फैब्रिक दोनों तरह की एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं और उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो एक बहुत एक अ, खतीर रकबे को और खतीर नंबर ऑफ कंट्रीज को जो है वो यूरोप के अंदर भी और अफ्रीका के अंदर भी एक्सपोर्ट्स उनकी हो रही हैं टेक्सटाइल के हवाले से। तो जब हम बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो वो हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा था। आज़ाद तो नहीं था, उसका एक अलहदा हुआ था, सपूत ढाका कह सकते हैं जिसको। तो जब वो सपूत ढाका हुआ तो उस वक्त एक्चुअली बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट था और उनकी अपनी कोई उनका अपना जीडीपी नहीं था, इतनी जीडीपी की ग्रोथ नहीं थी, इतना ज़्यादा उनकी जो है पर कैपिटा इनकम नहीं थी। दे वर वेरी पुअर एक्चुअली, दे वर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली। तो वी बेटर गॉट रिड ऑफ देम उस ज़माने में, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता था और उस वक्त पॉलिटिशियंस ये समझते थे कि अगर बांग्लादेश को हमने आज़ाद कर दिया और अपने आप से अलहदा कर दिया तो पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान विल बी मोर विल फोकस मोर ऑन द इकोनॉमी और वो हमारी जो 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 मसाइल हैं, हमारा एक जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा और हम उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारा जब वक्त गुजरते साथ जो है, जब जिस वक्त हम पॉलिटिकली स्टेबल हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश इकोनॉमी थे, पूरे साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, तो हम लोगों ने उस चीज़ को जो है वो फॉलो किया और इसको अडॉप्ट किया बांग्लादेश ने। और इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फोकस करके इसको जो है वो इसकी अहमियत को रियलाइज़ किया और इसकी जो अहमियत को रियलाइज़ करने के बाद इसके ऊपर जो है वो अमल भी किया। और आज आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और साउथ एशिया में जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है। और एक वक्त की पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से उठकर वो आज बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी पर किस तरह पहुँचे, ये एक और तलब बात है और हमें इससे सबक सीखना चाहिए। कमिंग बैक टू द अदर टॉपिक, कि जो हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है विच इज़ चाइना। चाइना का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और रिफॉर्म है वो एक्चुअली 1945-49 से शुरू हुआ, जब चाइना ने जो है वो अपना दोबारा से सॉरी इंटरप्शन हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा, तो चाइना से हम शुरू करते हैं दोबारा। चाइना की जो तरक्की का आगाज़ है वो बेसिकली 1990 से शुरू हुआ और उन्होंने जो एक कुछ ऐसे ड्रास्टिक और ऐसे मेजर इक़दाम लिए जिसकी वजह से उनका जो इकोनॉमिक डाउनटर्न था वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उन इक़दामात का हम यहाँ तज़किरा करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो उन्होंने ये किया कि जो उनका एक सोशलिस्ट एजेंडा था, यानी कि एक पॉलिटिको इकोनॉमिक एजेंडा था, वो ये था कि उनकी जो कंट्री है वो रन करेगी सोशलिस्ट उसके ऊपर, सोशलिस्ट नॉर्म्स के ऊपर और सोशलिस्ट रेगुलेशंस के ऊपर। तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, और क्योंकि वहाँ पर वन पार्टी रूल है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक पार्टी ही अपना प्रेसिडेंट भी सब सेलेक्ट करती है और अपना सारा कैबिनेट और वगैरह वज़ीर आज़म भी वहाँ पर उसी तरीके से सेलेक्ट होता है। तो वन पार्टी रूल होते हुए उन्होंने ये
की पार्टी ने रियलाइज़ किया कि बेसिकली उनको जो है वो सोशलिस्ट नज़रियात को छोड़ना पड़ेगा अगर वो कम्पीट करना चाहते हैं बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ। अच्छा, चाइना का क्योंकि आप जानते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है एंड इट इज़ नाउ एक्सीडिंग अराउंड 130 1.3 बिलियन। सो उनका जो एक वर्कफोर्स था और उनका जो उनके पास जो एक सबसे बड़ी कुव्वत थी वो यही थी कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं जो कि इकॉनमी के अंदर मईशत के पहिए को चलाने के लिए अवेलेबल हैं। अब उसकी यूटिलाइजेशन करने के लिए उनको बहुत सारे इक़दाम लेने पड़े। पहला एक काम उन्होंने ये लिया कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ थी, यानी कि ऐसी एंटरप्राइजेज़ जिनके ऊपर जो है क्या कहते हैं स्टेट का कंट्रोल था, उसको उन्होंने लूज़न किया, उसको उन्होंने कम किया और एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आए जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी नर्चर हो सके। उनके ऐसे इक़दामात उन्होंने किए जिसके अंदर उन्होंने जो करेंसी की और इकोनॉमिक उनकी जो फंडिंग थी, उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उन इन्वेस्टमेंट को पूलिंग करवाया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू और उन्होंने ऐसा एक इक़दामात किए कि नेशनल जो उनका आउटपुट है, वो इंक्रीज़ हो ड्यू टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जैसे-जैसे उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़िंग करना शुरू किया, तो उनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो बूम करने लगा और बूम करने के बाद उन्होंने जो है वो उनका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, उसकी ग्रोथ जो है वो अप टू 25% हो गई ओवर द ईयर्स। ये जो सारा कुछ शुरू हुआ ये बेसिकली 1990 के बाद से जो है ये उन्होंने ऐसे इक़दामात लेने शुरू किए। कीपिंग इन व्यू कि वो basically they were targeting the biggest economies of the world and the biggest powers of the world, यानी कि US and Russia at that time, as well as the European Union and United Kingdom as well as France. तो उन्होंने इन ममालिक की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे उनका जो इकोनॉमी का साइज़ था वो बढ़ना शुरू हो गया और उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट वाज़ एक्सीडिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 10% पर एनम। उसके बाद हम तज़किरा करेंगे कि उन्होंने जैसे-जैसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता रहा और जैसे ही 2000 और 2000 के बाद टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना शुरू की, तो उन्होंने रेप्लिकास क्रिएट किए, अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की, इन हाउस प्रोडक्शन को बहुत ज़ोर दिया, अपना फोकस किया कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं और जितने भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो चाइना खुद बनाए, ना कि उनको इम्पोर्ट करना पड़े दूसरे ममालिक से। इसी तरह से उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और अपना जो बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस किया, अपनी इंडस्ट्रीज ऐसी डेवलप की जो कि विच वर इक्वल टू द विच वर इन कंपैरिजन टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान, वो उनको compete कर सकें इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उनकी प्रोडक्ट जो है वो बिक सके एंड एट अ वेरी चीपर रेट। China, as you know, is actually known for its cheaper uh, products and prices, low prices प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं और जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड रिकॉग्निशन हो गई है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट ची प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर और अपने जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जो डेवलप की उसमें उन्होंने रेप्लिका भी किया, फिर एक कॉपीराइट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आए और वो आए लेकिन उन्होंने क्योंकि एक अलग अलहदा मुल्क था, सो दे वर एबल टू कंट्रोल दोज थिंग्स और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका उनका कुछ इतना खास बिगाड़ नहीं सका। इसके अलावा उन्होंने जो इक्विपमेंट प्रोड्यूस किया वो उन्होंने एक अपना एक रूल और एक लॉ बना दिया कि बहुत सारे जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी इक्विपमेंट और अपने प्लांट एंड मशीनरी को खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रेगुलेशंस इस तरह की और लेजिस्लेशन इस तरह की उन्होंने की कि वो वेस्टर्न डिज़ाइन को अडॉप्ट करते हुए अपने इक्विपमेंट को और अपने प्लांट एंड मशीनरी को खुद प्रोड्यूस करें।
तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मेजर लिया, यानी कि उन्होंने मेक इन चाइना और उस तरह का एक, जिस तरह से आज दूसरे ममालिक भी चाइना के इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंडिया और सम बैल्कन यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो उन्होंने जो भी चाइना में बना वही इस्तेमाल किया अपनी इंपोर्ट को, और फिनिश गुड्स की इंपोर्ट को कम से कम रखा, सिर्फ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस रखा कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल और लेस वैल्यू गुड्स को इंपोर्ट करें, और जो वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड गुड्स हैं उसको वो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहा। इसके अलावा उन्होंने मैकेनाइज फार्मिंग और एग्रीकल्चरल, अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक रिफॉर्म किया, और उन्होंने जो अपना एक नया हाइब्रिड एक निज़ाम बनाया जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है, कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री में तब्दील होने का से मुराद ये है कि उन्होंने ऐसी छोटी प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में ये चीज़ दे दी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालें, और उसके लिए वो नए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, और कम अज़ कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की मामलात नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने यूरिया और ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है कि हमने ये अडॉप्ट कर लिया कि ये भाई एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है और इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर उस तरह का जो एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग और एक जो साइंटिफिकली बैक्ड फार्मिंग टेक्निक्स हैं, वो अभी भी हमने अडॉप्ट नहीं किए हैं। वो अभी भी हम जो है वो अपने पास ले आते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं होती जितनी दूसरे कंट्रीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। Let's say for example 2% of the population of China is actually feeding 98% of the population, यानी कि जो 2% वहाँ के किसान हैं, ये एक नोन फैक्ट है कि चाइना की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2% ऑफ देयर टोटल वर्कफोर्स, और बाकी जो सारा काम कर रही हैं वो मशीन्स कर रही हैं। मशीनरी उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय की हुई होती है, जो कि एक एक किसान को इतना ज़्यादा रिसोर्स और उनको एम्पावर कर देती है कि वो अ, अ, कई हेक्टर्स के ऊपर जो है फार्मिंग अकेले कर सके, और वहाँ से जो फार्म प्रोड्यूस हैं और जो सारी मीट है और एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे यहाँ इस तरह का मामला जो है वो अभी अडॉप्ट होना, हम लोगों को चाहिए कि हम उसको अडॉप्ट करें, और हमारी ज़ाहिर है गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है। तो चाइना ने इस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तीसरी चीज़ जो चाइना ने की है वो की है, बेसिकली मेरा बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि चाइना इज़ एक्चुअली अडॉप्टिंग a mixed form of political measures as well as the economic measures। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हुए इकोनॉमिक मेजर्स लेती है, एंड दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन बिकॉज उनका एक इकोनॉमिक, दे आर एक्चुअली पॉलिटिकली स्टेबल एंड दे आर नॉट फेयरिंग ऑफ एनी अनस्टेबल और एनी टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय एनीबडी। तो उनकी इकोनॉमी बेसिकली नर्चर करने का सबसे पहली वजह यही है कि उनके अंदर और बाहर, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से लोगों को ये मालूम है कि उनकी जो वन पार्टी रूल है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक मजबूत गवर्नमेंट है, और उसी तरह से वो अपना जो है वो पॉलिसीज जो है वो उनकी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म किससे मुराद ये है कि 50 ईयर 100 ईयर्स की पॉलिसीज बनी हुई होती है, और वो उसी पॉलिसी के ऊपर काम करती है। तो बेसिकली इसके बाद जो जो हमारी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि उन्होंने जो सबसे पहला जो काम था वो अपना
एग्रीकल्चरल गुड्स, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने जो फोकस किया वो किया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक एक हमारे यहाँ कुछ सालों से ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से एक्टिव है और पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पूल इन बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें हो गई है। और हम ये अब आगे देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तानी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा और हम इसको इससे फ़ायदा उठाएंगे। अ, तो सी पैक का बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ये एक उनके स्ट्रेटजी और एजेंडा का पार्ट है। ये चाइना इज एक्चुअली फोकसिंग आल्सो ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सपेंडिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया है और एक बहुत ही बड़ा विजन उन्होंने एक डेवलप किया है और उस विजन का नाम है वन बेल्ट वन रोड, OBOR। उस वन बेल्ट वन रोड का एक हिस्सा सीपैक भी है और सीपैक जो है वो बेसिकली उसका लेट्स से 10 to 20% है। और सीपैक में जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सीपैक इज वन ऑफ द मोस्ट एविटेबल इनएविटेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें और पढ़ें तो अंदाज़ा होगा कि चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन टूवर्ड्स एवरीवेयर। इस अपनी जोग्राफिकली जो उन्होंने एग्जिस्टेंस है और जोग्राफिक पोजीशनिंग है वो उन्होंने रियलाइज करते हुए उन्होंने यूरोपियन मार्केट्स को कवर किया। यूरोपियन मार्केट्स तक आसानी से रसाई करने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए अपनी रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया। इसी तरह गर्म पानियों की तरफ और यानी कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी की तरफ रसाई हासिल करने के लिए उन्होंने दूसरा हिस्सा उसका शुरू किया, वो था सी पैक यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी वजह से उनका जो शिपमेंट की डिलीवरी और शिपमेंट की जो मूवमेंट है उसका टाइम वो बच जाए और वो कम हो जाए। और इस हवाले से उन्होंने जो शुरू किया वो दूसरा जो उन्होंने शुरू किया वो एक सिंगापुर और श्रीलंका और इन ममालिक के साथ भी काम शुरू किए हुए अपने टर्मिनल्स हब्स बना रहे हैं, अपने स्टेशन बना रहे हैं जहाँ पर वो अपनी शिपमेंट्स को, अपने बिजनेस को फ्रीली और इजीली और फास्ट मूव कर सकें। तो जो सबसे पहला इसमें हिस्सा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का वो रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन है। उन्होंने 1500 किलोमीटर और उससे ज़्यादा बड़ी एक रेल रोड बनाई है और रेल रोड को जो है वो तरफ है जिससे उनको यूरोपियन मार्केट्स में रसाई और उनके बिजनेसमैन को यूरोपियन मार्केट सेटा होगा और काफ़ी यूरोप एंड वाइस वर्सा। तो चाइना की इकोनॉमी बेसिकली इस तरह से जो है वो मूव कर रही है। और चाइना एज वी ऑल नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। और हम ये भी जानते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। न सिर्फ ये कि सी पैक और भी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो और इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो चाइना ने जो है वो अपना इकोनॉमिक हब जो है वो डेवलप किए हैं और उन्होंने इसको क्या कहते हैं अपनी कंट्री की ग्रोथ को सस्टेनेबल ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो एक और मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं। और वो मिसाल
साल है 1992 के अमेरिका के एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था अमेरिका का, जेम्स का एक और वो स्लोगन था बेसिकली डेमोक्रेट्स की तरफ से, यानी कि एज यू नो कि वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में। और वहाँ पर दो तरह के मेन पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेट्स हैं। तो बेसिकली कभी डेमोक्रेट्स इलेक्ट हो जाते हैं, कभी रिपब्लिकन्स इलेक्ट हो जाते हैं। और इस बार रिपब्लिकन की तरफ से इलेक्ट हुआ। पिछली मरतबा जो दो टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे वो डेमोक्रेट्स के थे, बराक ओबामा के। तो इसी तरह से 1992 में जो जॉर्ज बुश सीनियर थे, उनका इन वॉर विद इराक, और उन्होंने पॉलिटिकल एक मूव उन्होंने लिया था कि कुवैत को बचाने के लिए इराक के साथ उन्होंने हेड ऑन लिया और कुवैत इराक वॉर में हिस्सा लिया। और अमेरिका ने इंटरवीन करने के बाद वहाँ पर अपने बेसिस बनाई यूएस ने। और अपना जो एक अपना रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर वो प्ले करना शुरू किया, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करके यूँ कहा जाए। तो इराक वॉर के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने एक बहुत बड़ा रिसोर्स अमेरिका का, और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स जिसको कहें, अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ। एक ओपिनियन वहाँ पर बनते गए कि अमेरिका जो है वो एक इट्स गोइंग टूवर्ड्स डाउनफॉल, और अमेरिकन जो है वो उस काबिल नहीं रही है अब जितनी पावरफुल पहले थी। और अरब इराक इराक को अरब वॉर एंड कुवैत का जो वॉर है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा यूएस को नुकसान हुआ। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए एक स्लोगन जेम्स कार्वेल ने बनाया, उसका नाम था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यानी कि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा लेम टर्म यूज़ किया, एक ऐसा टर्म यूज़ किया जो कि आम अमेरिकन को समझ में आए, और उनको ये बात समझ में आए कि बेसिकली इकोनॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ कंट्री, which is which we cannot ignore, और हम उसको इग्नोर करते हुए अपनी पॉलिटिकल राइवलरीज को और पॉलिटिकल स्कोर्स को और एक दूसरे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर तसल्लुत कायम करने को जो है वो उसको किसी के उसके ऊपर तरजीह नहीं दे सकते। तो बेसिकली उन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया तो बिल क्लिंटन जो थे वो सदारती उम्मीदवार बने डेमोक्रेट्स की तरफ से। और 1992 प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जॉर्ज बुश सीनियर को इसी नारे के ऊपर शिकस्त हुई, और उनको सदारती ओहदे से हटाया गया कि बेसिकली अमेरिकन ने रियलाइज़ किया कि अब हमें जंगों के बजाय और एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर लेकर आना चाहिए जिस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ा फोकस हो, और इकोनॉमी जो है उसको सबसे पहले हम मद्देनज़र रखें, सबसे पहले हम लेकर आएँ। तो अ, अब उसके बाद हमारे एक और जो है वो इसी तनाजुर में जो है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनकी बहुत धूम मची थी पिछले 2 साल, और पिछले साल भी और 2 साल पहले भी, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग एक बेसिकली यूरोपियन है, और एक ऐसी स्वीडिश नेशनल है एक्चुअली। और उनका काम ये है कि वो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है। तो बेसिकली उन्होंने भी इसी तरह के कैंपेनिंग शुरू की, और उन्होंने ये भी शुरू किया कि वो इन्वायरमेंट को जो है वो पहले नंबर पर प्रायोरिटी दी जाए,
और प्रायोरिटी देने के बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें की जाएँ। और बिज़नेस जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक कैंपेनिंग शुरू की हुई है, और एक यूथ को मोबिलाइज़ करना और लोगों को लेकर आना अपने साथ, जोड़ना, और उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा गया और उनको टाइम दिया गया, उनकी स्पीचेस सुनी गई, उनको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक एक रिकॉग्निशन मिली कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि बेसिकली उन्होंने एक उसी के तर्ज के ऊपर इट्स नॉट द इकोनॉमी, इट्स एक्चुअली द प्लैनेट एंड वी हैव टू सेव द प्लैनेट। तो बेसिकली अभी जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर है, वो इस नारे से बिल्कुल खफा है और इस नारे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज रिपब्लिकन से दैट कैपिटलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड एक्सीलेंट, और कैपिटलिज्म को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म के बगैर जो है वो अमेरिकन को मेंटल पोल्यूशन हैजर्ड्स और इसकी जो आवाम है वो राजी नहीं है कि वो इस फॉर्म ऑफ स्टाइल ऑफ थिंग्स को अडॉप्ट कर सके। तो बेसिकली ये हमारा जो गुफ्तगू का मकसद था वो यही था कि हम ये चीज़ समझ सकें कि हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो और सस्टेनेबल इकोनॉमी को हासिल करने के लिए जिस तरह से चाइना ने और जिस तरह से बांग्लादेश ने काम किए और मेहनत की, तो उस मॉडल्स को अडॉप्ट करते हुए पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो वो अपने आप को जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है एज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उसके लिए सीरियस री इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, तो जिससे ग्रोथ होती है। बेसिकली ग्रोथ का फॉर्मूला यही है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जब क्रेडिट क्रिएट होता है और सेंट्रल बैंक जो है वो स्टिमुलेट करता है इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के बाद उसके अंदर एक पावर इंजेक्ट करने के लिए नोट छापता है, इन्फ्लेट, तो जो करेंसी जब छपती है तो लोगों के पास मॉनेटरी ईजिंग होती है। जब ईजिंग होती है तो बैंक्स जो है वो उनके पास पैसा आता है, बैंक्स जो है वो लोन आउट करते हैं इन्वेस्टर्स को। और अगर लोअर इंटरेस्ट रेट्स हों तो लोन्स जो हैं वो बिजनेस लोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बिजनेस लोन ज़्यादा बढ़ते हैं तो बिजनेस जो है वो एक नर्चर होता है, बिजनेस के रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न जो है वो री इन्वेस्ट होते हैं और वो उससे रीपे होते हैं, रीपेमेंट होती है, और इससे इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इसके अंदर जो है वो मॉनेटरी ईजिंग और मॉनेटरी इंजेक्शंस जो हैं वो सेंट्रल बैंक करता रहता है और उसको ग्रो करता रहता है और वो बूम क्रिएट होता रहता है। लेकिन हम जैसे ये जानते हैं कि जब मॉनेटरी जब क्रेडिट जब बूम क्रिएट होता है और एक इकोनॉमी जब बढ़ना शुरू होती है और बैंक जब क्रेडिट जो है वो देते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी लेते हैं, और इंटरेस्ट लेते हैं तो वो उसको इंटरेस्ट पे करना और ना करना, ये उस पर दारोमदार इसका इस चीज़ पर होता है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जब बिजनेस फ्लरिश करेगा तो उसकी जो रीपेमेंट पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो जो बोरोवर है वो इस काबिल होगा कि वो बैंक को वापस दे सके। लेकिन अगर वो बैंक को वापस नहीं दे सकेगा तो यानी कि अगर बिजनेस उसका नर्चर नहीं होगा, बिजनेस बढ़ेगा नहीं, काम नहीं होगा उसके पास, उसकी उसका उसकी कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और वो अपना लोन रीपे नहीं कर सकेगा। तो उससे क्या होगा कि डिफ्लेशन और डिप्रेशन जो है वो सॉरी डिफ्लेशन नहीं, डिप्रेशन जो है वो इकोनॉमी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन लाने की यही वजह है कि एक साइकिल है, क्रेडिट साइकिल, जो क्रेडिट साइकिल को बढ़ाते रहना और उसको ग्रो करते रहना जो है वो एक सेंट्रल बैंक की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसके लिए वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स को लो करते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं जो अपनी उसको भी कम करते हैं। लेकिन उसके पास सेंट्रल बैंक के पास जो है, जैसे कि ग्रीस के सेंट्रल बैंक के पास ही देख लें
कि उनके पास इसके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। देखें, या तो वो मॉनेटरी इंजेक्शन करने के वो करेगी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए और अपना पैसा जो है वो मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, बॉन्ड्स खरीद कर बैंक से, और बैंक से जो है वो पेपर खरीद कर पैसे को मार्केट में इंजेक्ट किया, और जो है वो उसने स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ने जो है वो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, बैंक जो है वो उसको आगे लोन आउट करेंगे और बिजनेस बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि वो इसको जो है इंटरेस्ट रेट्स को लो करें। इंटरेस्ट रेट्स को लो करने के लिए जो है वो एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को इतना ज़्यादा लो नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि इकोनॉमी के अंदर फिर प्रेशर क्रिएट होंगे, इकोनॉमिक प्रेशर्स क्रिएट होंगे। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी चीज़ों की, कमोडिटी प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन या कोई सी भी और तरह की इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो जाहिर है कि फिर जो कंज्यूमर परचेजिंग पावर है वो कम होगा। तो वो इंटरेस्ट रेट्स भी इतना ज़्यादा कम नहीं कर सकते, उसको भी बड़ा देखभाल कर और समझ कर और अंदाज़ों के साथ जो है वो कम किया जाता है। जैसे कि आप समझते हैं, पाकिस्तान की मिसाल हम ले लें कि हमारे यहाँ 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शायद किया जाता है और एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है स्टेट बैंक की तरफ से, और फिर उसके बाद एक प्रेस रिलीज दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी ये है और वी विल lower the interest rate to this basis points या this percentage। तो बेसिकली उसमें स्टेट बैंक के पास बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड स्कोप के अंदर होता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकें, क्योंकि उनको ये भी मद्देनजर रखना होता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर ज़्यादा कम कर दिए तो मार्केट के अंदर और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन विल डैम्पन द इकोनॉमी, विल हर्ट द इकोनॉमी। तो इसी तरह से ग्रीस की मिसाल जैसे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हैं। उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है यूरोपियन यूनियन के देख रेख के अंदर और उनकी सुपरविजन के अंदर, अपने मेंबर कंट्रीज की सुपरविजन के अंदर जो है वो ऐसी इस तरह की पॉलिसीज लाती रहती है। लेकिन बेसिकली जैसे कि हमें अंदाजा है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और पॉलिटिकल मूव्स जो है वो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अच्छा, अब उसके लिए जो है उन्होंने एक जीडीपी फिक्सेशन भी करने की कोशिश की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए, लेकिन ग्रीस जो है वो अभी तक निकल नहीं पाया और यूरो जोन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उसकी वजह से। तो ग्रीस में एज वी ऑल नो कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, मगर वहाँ का जो सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है जिस तरह से दूसरे ममालिक के मुकाबले में, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है और भी बहुत सारे ममालिक हैं। और इसके अलावा वहाँ पर टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो करप्ट है। इतने ज़्यादा वहाँ पर शफाफियत नहीं है और क्लैरिटी नहीं है, उनकी पॉलिसी में भी क्लैरिटी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने मुल्क की करप्शन को, टैक्स इवेजन को कंट्रोल कर सके, और इसी वजह से जो है वो उनकी इकॉनमी नीचे के नीचे जाती जा रही है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है और स्पेन है और भी यूरो जोन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अभी तक इस साइकिल में ही फंसे हुए हैं, और वो अब इसको ग्रीस को जो है वो यूरोप यूरोपियन यूनियन से हटा भी नहीं सकते हैं और सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। सो दिस इज हाउ इट गोज व्हेन द पॉलिटिकली हम अगर इस काबिल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि वो एक सस्टेनेबल पॉलिसी ला सके और मसाइल को हल कर सके। जो बेसिक मसाइल है इकोनॉमी के, हमारे बेसिक मसाइल क्या हैं कि हमारे यहाँ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल इन्वेस्टमेंट है और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है। तो इंटरनल जो लोग हैं हमारे
बिजनेस बिजनेस एंटिटीज़ हैं और जो भी हैं, वो अपने आप को यहाँ सेफ महसूस नहीं करते बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करने के बजाय इवेट कर लेते हैं और पैसा जो है वो अ, बाहर टैक्स हेवन्स के अंदर रखवाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे ममालिक के अंदर जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है या पैनामा है या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दुबई है, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से इवेट होकर जाती है और वो इसीलिए जाती है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल जो 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 हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ नहीं दी जा सकती जो 50 साल या उससे ज़्यादा पर मुहित हो। हमारे यहाँ बनती हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो कि साल 2 साल 3 साल के ऊपर मबनी होती हैं और ऐसा विजनरी पॉलिसी जो है वो कम ही बना करती है और अगर बनती भी है तो उसके ऊपर अमल दरामद कम हुआ करता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसमैन जो है वो इतना सेफ फील नहीं करते कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल पिछले दहाइयों में पाकिस्तान के रहे जिनमें हम ये अगर कह सकें कि पाकिस्तान को इस तरह के मसाइल का सामना था जो दूसरी किसी कंट्री को आइडियली नहीं होता है, जैसे कि टेररिज्म के प्रॉब्लम्स जो है इस खत्ते में बहुत ज़्यादा रहे बिकॉज ऑफ द नेबर्स और टेररिज्म की वजह से हमने जो है जिस तरह से अपनी इकॉनमी को जो नुकसान होते देखा है कि तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर या फिर ज़्यादा एक तखमीना लगाया जाता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों में और उसकी वजह से जो हमने जो हिट लिए हैं वो ये भी है कि हमारी जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो गई, ना होने के बराबर हो गई और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो है लोग तैयार भी नहीं। और भी इसके इंटरनल इश्यूज थे कि हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें, उसको हम मोटिवेट करें, परसुएट करें कि वो हमारे पास आए और हमारे ऐसे हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह ये भी थी कि हमने जो है वो टैक्स इवेजन और करप्ट टैक्स प्रैक्टिसेस को जो है वो हमने प्रमोट किया। इसके अलावा जो है हमने जो सस्टेनेबिलिटी के और भी मेजर्स होते हैं जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर पिछले सालों में फोकस ही नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की वो कर रही है। और तीसरी चीज़ जो हमने नहीं की वो ये थी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस काबिल बनाया जाता कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की हमने चीज़ें इस तरह के कॉरिडोर हमने पिछले सालों में नहीं बनाए जिसके ऊपर हम चलते हुए और जिसको हम फॉलो करते हुए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिसके ऊपर हम उनको बुला सकें और कह सकें कि देखिए आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास हर तरह के इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस हर तरह की मैन पावर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद देगी और आप यहाँ पर जो है वो काम कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानी और बहुत ज़्यादा अ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ी और इसकी वजह से जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अ, हमारे तकरीबन 20 साल जो हैं वो इसी चीज़ के अंदर ज़ाया हुए कि हम जो है वो अपनी इकॉनमी को अपने हाथों अपने सामने देखते रहे कि किस तरह से जो है वो हमारी इकॉनमी डाउनवर्ड स्लोप में जो है वो गई और हमने जिस तरह से देखा, लेकिन लेट्स होप कि आने वाले सालों में जैसे अब हमारे यहाँ एक हमने टेररिज्म के अगेंस्ट भी एक जंग जीत ली है और इसके अलावा हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी हम जा रहे हैं और हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो भी और मूडीज़ की रेटिंग भी जो है वो थोड़ी बेहतर होती जा रही है विद पासेज ऑफ टाइम। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के
हवाले से जो है वो इक़दामात लें और उसको करने में कामयाब हो जाए, तो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था और डिस्कशन थी। इस टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद इसको आगे बढ़ाएँगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और भी केस स्टडीज़ हैं जो हम बात करेंगे जिसके ऊपर। तो वक़्त में दर-ए-दामन में अभी इतनी गुंजाइश है नहीं कि हम मज़ीद और बात कर सकें, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया और आप लोगों के सवाल भी जो है उसमें शामिल नहीं हो सके। लेकिन अगले सेशन में इंशाल्लाह ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के ज़हनों में जो सवाल हैं, वो इंशाल्लाह हमको उनका तसल्ली और तशफ़्फ़ी के साथ जवाब दे सकें। और अगर कोई और बात और कोई पार्टिसिपेंट शामिल करना चाहे, तो ज़रूर उसके अंदर हम अ, उनको उसको वेलकम करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। जल्द ही आपके पास इन्विटेशन आ जाएगा, जब भी आएगा मुफ्ती नोमान करीम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।